Hello everyone, this is Rohit and we are going to start the new chapter of today and the name of the chapter is Resources and Development. तो क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर है इकोनॉमिक सेक्शन का, काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, तो आइए पढ़ते हैं। क्या है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट? देखिए, रिसोर्सेज एवरीथिंग अवेलेबल इन अवर एनवायरनमेंट विच कैन बी यूज टू सेटिस्फाई अवर बेसिक नीड्स provided it is technology accessible, economically feasible and culturally acceptable can be termed as resource. डेफिनेशन आपने कई बार पढ़ी होगी। रिसोर्सेज क्या होते हैं? हमारी ज़रूरत की कोई भी चीज़ जिसकी हमें रिक्वायरमेंट हो, फॉर एग्जांपल वो पेन हो सकता है, पेंसिल हो सकती है, बुक्स हो सकती हैं, आपके क्लॉथ्स हो सकते हैं, खाना हो सकता है, पानी हो सकता है, सनलाइट हो सकती है, लैंड हो सकती है, ब्रिक्स हो सकती हैं, आपका हाउस हो सकता है, आपका फार्म हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें आपकी ज़रूरत की हैं और हर किसी की रिक्वायरमेंट है आज के टाइम में। तो इंसान की ज़रूरत की कोई भी चीज़ जो सडनली उसके काम को क्या कर दे, आसान कर दे, उसको बोलते हैं रिसोर्सेज। आगे बात करते हैं। तो रिसोर्सेज बेसिकली क्या है? रिसोर्सेज की अगर मैं एक ह्यूमन बीइंग की बात करूँ, ह्यूमन रिसोर्सेज की ज़रूरत सबसे ज़्यादा किसको होती है? ह्यूमन बीइंग्स को, और उसके बाद होती है एनिमल्स को। तो ह्यूमन बीइंग इंटरेक्ट विद नेचर थ्रू टेक्नोलॉजी एंड क्रिएट्स इंस्टीट्यूशंस टू एक्सेलरेट देयर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। कहने का मतलब है जो ह्यूमन बीइंग है ना, बेसिकली वो टेक्नोलॉजी पे मोस्टली आज के टाइम में डिपेंड हो गए हैं। और टेक्नोलॉजी क्या है? एक रिसोर्स का पार्ट है। आप लोगों ने सोलर लाइट्स देखे होंगे, सूरज के थ्रू चार्ज होते हैं, तो वो एक रिसोर्स है। सनलाइट एक रिसोर्स है। टेक्नोलॉजी के थ्रू हम एनर्जी को कन्वर्ट कर रहे हैं और फिर आपको उसको अपने यूज़ में ले रहे हैं। तो ये रिसोर्स के कुछ पार्ट हैं। तो इंसान इंटरडिपेंडेंट हो गया है नेचर पे। नेचुरल रिसोर्स यानी कि सूरज की रोशनी नेचुरल रिसोर्स है। टेक्नोलॉजी यानी कि जो सोलर प्लेट है वो टेक्नोलॉजी है। और इंस्टीट्यूशन यानी कि जिस चीज़ में हम उसका यूज़ कर रहे हैं, अपने घर में कर रहे हैं, इंस्टीट्यूशन, हॉस्पिटल्स में या फिर प्राइवेट फैक्ट्री में, स्कूल्स में, कॉलेजेस में, जहाँ पे भी हम उसका यूज़ कर रहे हैं वो इंस्टीट्यूशन। आगे बात करते हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज क्या है? रिसोर्सेज के टू टाइप्स होते हैं क्लासिफिकेशन के। फर्स्ट होता है नेचुरल रिसोर्सेज, बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं। सेकंड होता है आर्टिफिशियल रिसोर्सेज और मैन मेड रिसोर्सेज और ह्यूमन रिसोर्सेज। ये एक ही बात है। या मैं इसको आर्टिफिशियल कह लूँ, या मैं इसको मैन मेड कह लूँ, या मैं इसको कह लूँ कि हाँ ये ह्यूमन मेड है। तो ये सारे हमारे क्या हैं? ये दो टाइप्स होते हैं रिसोर्सेज के। अब नेचुरल रिसोर्सेज भी दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज और सेकंड होते हैं हमारे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। वैसे ही ह्यूमन रिसोर्सेज दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं मैन मेड रिसोर्सेज में स्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन रिसोर्सेज, सेकंड होते हैं क्वालिटी एंड क्वांटिटी रिसोर्सेज। अब आगे पढ़ेंगे ये क्या है। रिन्यूएबल रिसोर्सेज के कुछ टाइप आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। सेम गोज विद नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज में डिफरेंस करते हैं। पहले देखिए, लिविंग थिंग्स वाला आप लोग पोर्शन देख रहे होंगे। प्लांट्स है, आपका प्रोटेस्ट है, एनिमल है, या फिर जो भी चीज़ें हैं, ये छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेन्स होते हैं, एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं जिनके अंदर सांसें होती हैं। ह्यूमन बीइंग ऑल्सो, ये लिविंग पोर्शन का पार्ट। नॉन लिविंग क्या होता है? नॉन लिविंग में आप वाटर ले लें, सॉइल ले लें, एयर ले लें, लाइट ले लें, या फिर फॉसिल फ्यूल्स ले लें। ये आपके किसके पार्ट हैं? ये आपके नॉन लिविंग थिंग्स के पार्ट हैं। तो जो लिविंग थिंग्स से बिलोंग करते हैं उनको बोलते हैं बायोटिक, और जो नॉन लिविंग से कंसीडर करते हैं, नॉन लिविंग से रिलेटेड होते हैं, उनको बोलते हैं अबायोटिक। आगे अगर मैं बात करूं तो अब जो रिसोर्सेज हैं ये बायोटिक, अबायोटिक, ये कुछ क्लासिफिकेशंस हैं, इनके कुछ टाइप्स पे डिपेंड होते हैं या कुछ टाइप्स होते हैं इनके। तो 4 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट टाइप है ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन। पहला, ऑरिजिन का मतलब होता है इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन 2 टाइप के होते हैं रिसोर्सेज। पहला होता है बायोटिक रिसोर्स और सेकंड होता है अबायोटिक रिसोर्स, जो मैं आपको भी पढ़ाते हुए आ रहा हूँ। बायोटिक रिसोर्स जो बायोस्फीयर, हमारे आसपास का जो एरिया, बायोस्फीयर क्या होता है? एटमॉस्फेयर का और लिथोस्फीयर का और हाइड्रोस्फीयर का, यानी कि पानी का, सॉइल का और जो हमारा एयर होता है, हवा का, इन तीनों की कॉम्बिनेशन को हम बायोस्फीयर बोलते हैं। इसमें लाइफ होती है, इसमें ह्यूमन बीइंग रह सकते हैं, इसमें एनिमल्स रह सकते हैं, इसमें फिशरीज, फौना, फ्लोरा, प्लांट्स, नेचुरल वेजिटेशन, ये सारी चीज़ें सर्वाइव करती हैं। इनको बायोटिक बोलते हैं। बायोटिक का मतलब जिसमें लाइफ है। अबायोटिक, इसमें लाइफ नहीं होती। फॉर एग्जांपल अभी मैंने आपको पीछे बताया है वाटर है, या इसके अलावा बात करूँ सॉइल है, लाइट है, ये सारे क्या हैं? ये अबायोटिक के टाइप है। तो ऑन द बेसिस ऑफ 2 टाइप के होते हैं, बायोटिक, अबायोटिक। अब
डिवाइडिंग द नेचर, बायोटिक और अबायोटिक फैक्टर्स आप देख रहे होंगे। बायोटिक में आपको ग्रीनरी लग रही है, ग्रीनरी है क्योंकि इसको क्या मिलता है, बेसिकली ये सांस लेता है, यानी कि ये एक तरीके से क्या है, ये लिविंग बीइंग है। यहाँ पानी डाला जाता है, प्लांट्स को खाना मिलता है वाटर की फॉर्म में, ह्यूमन को खाना मिलता है रिसोर्सेज की फॉर्म में, जिससे वो ग्रो करते हैं, बड़े होते हैं, तो ग्रीनरी आपको दिख रही होगी। अब बायोटिक फैक्टर्स, इनमें जान नहीं होती। तो आप सैंड देख रहे होंगे, बालू डली है साइड में, उधर आपका ये वाटर सरफेस है, किसी कोस्टल एरिया का ये पिक्चर है। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये हमारा दो टाइप जो मैंने आपको भी बताया ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, उसके ये दोनों टाइप्स हैं। आगे बात करूं, सेकंड टाइप होता है ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी। अब एग्जॉस्टिबिलिटी क्या होता है, एग्जॉस्टिबिलिटी मैकेनिकल पावर को शो करता है, यानी कि जो हमारे आज की टेक्नोलॉजी जिस पर बेस्ड है उसको एग्जॉस्टिबिलिटी बोलते हैं। वो आपका सेल हो सकता है, सबके यहाँ घड़ी में सेल डलता है, सबके यहाँ बच्चों के टॉयज़ होते हैं छोटे छोटे, उनमें क्या डलता है, सेल डलते हैं। और सेल की ज़रूरत बैटरीज में भी होती है, इन्वर्टर है उनमें भी सेल्स होते हैं। ये क्या है, ये एग्जॉस्टिबिलिटी का पार्ट है। सनलाइट एग्जॉस्टिबिलिटी का पार्ट है। इसके अलावा कोल, कोल का मतलब हो गया कोयला, एग्जॉस्टिबिलिटी का पार्ट है। ट्रेन जितनी चलती हैं कोयले से, इलेक्ट्रिसिटी से चलती हैं, एग्जॉस्टिबिलिटी के पार्ट है। तो ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी पेट्रोल पंप के जो मीटर्स हैं वो भी किसके, एग्जॉस्टिबिलिटी के पार्ट हैं। तो ये कुछ एग्जॉस्टिबिलिटी के पार्ट हैं। ये कितने टाइप पे डिपेंड होता है, एग्जॉस्टिबिलिटी के भी दो टाइप होते हैं। पहला होता है रिन्यूएबल रिसोर्सेज और सेकंड होता है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं, इनकी बात करते हैं। रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर द रिसोर्सेज और replenish resources which can be renewed or reproduced by physical, chemical or mechanical process. Example solar and wind energy, water, forest and wildlife etc. अब रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं, रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जिनको हम दोबारा से रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। रिप्रोड्यूस का मतलब है कि हम उनको एक तरीके से रिप्रोड्यूस यानी कि दोबारा से उगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, अगर एक रेफ्रिजरेटर है, एक फ्रिज है आपके घर पे, तो फ्रिज क्या करेगा, फ्रिज में आप शाम को पानी रखिए, सुबह को बर्फ़ की फॉर्म में निकले, ठीक है। फिर बर्फ़ को आप थोड़ा सा बारिश में रख दीजिए, वो पानी बन, बारिश में नहीं धूप में, तो वो पानी बन जाएगा। तो ये रिप्रोड्यूस हो गया, यानी कि एक रिसोर्स हमने बस शाम को पानी लिया था, पानी बर्फ़ बन गया, दूसरी फॉर्म में चेंज हो गया, दोबारा से सनलाइट में रखा, वो वाटर बन गया, यानी कि उसी फॉर्म में पहुँच गया, रिप्रोड्यूस हो गया दोबारा से। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कौन से होते हैं, मैं अगर बात करूँ मिल्क की, तो मिल्क में आप थोड़ा सा कर्ड का मतलब होता है दही, दही जमा दीजिए, तो सुबह आपका क्या है, पूरा जो मिल्क है वो दही हो जाए। ये साइंस के फॉर्म में बता रहा हूँ मैं आपको, लेकिन जो एक तरीके से एडवांटेजेस हैं या करेक्टरिस्टिक्स हैं वो इसी के, ठीक है। कर्ड बन गया, जो दही है वो पूरा दही बन गया। अब सुबह आप ये सोचें कि मैं इसको सनलाइट में रखूँ या इसमें से थोड़ा सा दही निकाल लूँ तो दूध बन जाएगा, जी नहीं, वो अब आपका दही का दही रहेगा, वो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में आ गया। तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जो टाइम टू टाइम रिप्लेस हो जाते हैं, यानी कि रिप्रोड्यूस हो जाते हैं। जैसे कि विंड, हवा है, हवा जैसे जैसे चलती है सर्कुलेट होती रहती है और प्रोड्यूस भी होती है। वाटर है, वाटर खर्च हो रहा है लेकिन दिन पे दिन मिनरल्स के थ्रू बन भी रहा है, ये चीज़ है। लेकिन नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में ऐसा नहीं होता। मेटल है, मेटल में अगर मैं बात करूँ आपका आयरन है, तो आयरन लोहा खर्च होता जा रहा है लेकिन बनने के चांसेस ना के बराबर हैं। ऐसे कोयला है, डायमंड है, गोल्ड है, ये मेटल है हमारे। मेटल्स में क्या हो रहा है, फॉसिल फ्यूल्स हैं, यानी कि फॉसिल फ्यूल्स के झाड़ फूक पत्तियाँ जो होती हैं ये हमारे दोबारा से क्या है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज होती हैं, दोबारा से रिप्रोड्यूस नहीं हो सकते। आगे मैं बात करूँ रिन्यूएबल रिसोर्सेज की, आप लोग देख पा रहे होंगे जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज जिनको हम दोबारा से रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। देखिए विंड एनर्जी है, इसके अलावा ये सोलर प्लांट्स की लाइट है, ये विंड पोर्शन है, ये सोलर एनर्जीज हैं, आप देख रहे होंगे, ये आइस क्यूब्स आपको दिख रहे हैं। इसके अलावा ये इलेक्ट्रिसिटी फॉर्म है, इलेक्ट्रिसिटी वाटर से बनती है, सबको पता है, टरबाइन पे वाटर डाला जाता है और टरबाइन सर्कुलेट करता है तो इलेक्ट्रिसिटी बनती है उससे। वाटर के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी बन रही है, रिप्लेस कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी खर्च हो रही है, पानी से दोबारा बना लेते हैं, पानी भी रिन्यूएबल रिसोर्सेज के पार्ट है। तो इस तरीके से क्या हो रहा है, ये रिन्यूएबल रिसोर्सेज के कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो आप इमेजेस में देख रहे हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, अब थर्ड टाइप आता है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। तो ओनरशिप का टाइप ले लीजिए, पहला होता है इंडिविजुअल, दूसरा होता है कम्युनिटी ओन, तीसरा होता है नेशनल, चौथा होता है इंटरनेशनल। तो इंडिविजुअली ये इसके क्या हैं, चार टाइप हैं। थर्ड टाइप मैंने फर्स्ट टाइप आपको समझाया था ऑन द बेसिस ऑफ
थर्ड टाइप जो मैंने आपको समझाया था दैट वाज ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, सेकंड था ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, थर्ड है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। तो ओनरशिप के फॉर्म में उसके चार टाइप हैं, इंडिविजुअल, कम्युनिटी ओन लैंड, नेशनल और इंटरनेशनल। आइए पढ़ते हैं ये क्या होता है। देखिए इंडिविजुअल रिसोर्सेज कौन से होते हैं। इंडिविजुअल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जो खुद का होता है, प्राइवेट रिसोर्सेज होते हैं। जैसे कि कोई हॉस्पिटल है, अगर किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन का है तो वो उसका इंडिविजुअल है। इंडिविजुअल का मतलब होता है खुद का, मेरा। अगर मेरा कोई हॉस्पिटल है तो इंडिविजुअल रिसोर्स में आएगा। अगर मेरा कोई हॉस्टल है या मेरा कोई कॉलेज है या मेरा कोई स्कूल है, मेरा खुद का है। मेरी कोई फैक्ट्री है, मेरा खुद का है। तो प्लॉट हो गए, हाउसेज हो गए, या फिर कोई भी लैंड हो गई, पॉन्ड हो गया, तालाब हो गया, या फिर कोई रिवर हो गई, अगर किसी पर्टिकुलर एक इंसान की है तो वो इंडिविजुअल रिसोर्स में काउंट होगा। कम्युनिटी रिसोर्सेज क्या होते हैं, आप लोगों ने पास्ट में सुना होगा, डिफरेंट कम्युनिटीज़ होती थी। जैसे गढ़वाल कम्युनिटी थी, गोंडा ट्राइब थी, मंगूल्स ट्राइब थी, मंगोलियंस ट्राइब्स थी। तो जो ट्राइब होती थी ना कम्युनिटी, जिसमें एक कम्युनिटी में कम से कम 200 से 300 लोग आते थे, तो उस कम्युनिटी का एक रिसोर्स होता था। जैसे जंगल में रहते थे तो यहाँ पे क्या है, गोंड ट्राइब रह रही है या बिरसा मुंडा ट्राइब रह रही है। तो मुंडा ट्राइब बेसिकली क्या है, वो पूरे जंगल पे उन्हीं का राज है। तो वो कम्युनिटी रिसोर्स हो गया किनका, मुंडा ट्राइब का। तो वैसे ही कोई गाँव है जहाँ पे सिर्फ एक ही कम्युनिटी के लोग रहते हैं, एक अकेला नहीं, कम्युनिटी 300 लोगों की, 400 लोगों की, 500 लोगों की। या फिर कोई पार्क है, कोई गांव है, कोई घर है, कोई गार्डन है, तो एक कम्युनिटी के लोग जहाँ रहते हैं उसको कम्युनिटी रिसोर्स बोलते हैं। तीसरा नेशनल। अब नेशनल रिसोर्स क्या होता है, नेशनल रिसोर्स वो रिसोर्स होता है जिसको कंट्री का हर इंसान यूज़ करता है। फॉर एग्जाम्पल रोड एक रिसोर्स में आता है क्योंकि उस पर गाड़ियाँ चलती हैं। उसको गवर्नमेंट के लोग भी यूज़ करते हैं, प्राइवेट लोग भी यूज़ करते हैं, कम्युनिटी के लोग भी यूज़ करते हैं, इंडिविजुअल भी यूज़ करते हैं, सारे टाइप के लोग यूज़ करते हैं। तो रोड है, कैनाल है, रेलवे में हर इंसान बैठता है, ठीक है। अब वाटर रिसोर्सेज हैं, फॉरेस्ट हैं, वाइल्ड लाइफ है, इसमें भी हर आदमी जाता है। तो ये कुछ आपका जो डेटा है आप नोट डाउन कर सकते हैं यहाँ से, ये नेशनल रिसोर्सेज में काउंट होता है। आगे इंटरनेशनल रिसोर्सेज। अब इंटरनेशनल रिसोर्सेज क्या होते हैं, हमारी इंडिया की बाउंड्री किस किस से शेयर होती है। वेस्ट में पाकिस्तान अफगानिस्तान से शेयर होती है। अगर ईस्ट की बात करूँ तो बांग्लादेश, म्यांमार, इससे हमारी बाउंड्री शेयर होती है। अगर नॉर्थ वेस्ट की बात करूँ तो वहाँ पे नॉर्थ ईस्ट तो वहाँ पे ईस्ट चाइना हमसे बाउंड्री शेयर करता है। नेपाल उसके नीचे हमसे बाउंड्री शेयर करता है। अगर साउथ में बात करूँ तो श्रीलंका और म्यांमार हमसे क्या है, मालदीव वो हमसे बाउंड्री शेयर करते हैं। तो जो बाउंड्रीज इंटरनेशनली हम शेयर करते हैं दूसरी कंट्रीज़ के साथ, उनसे कुछ रिसोर्सेज आते हैं। जैसे एक्सपोर्ट इंपोर्ट आपने सुना होगा कि सी के थ्रू, यानी कि एक कोई नाव है और नदी के थ्रू या इंडियन ओशियन के थ्रू या लक्षद्वीप आइलैंड के थ्रू चाइना पहुंच गई या फिर श्रीलंका पहुंच गई। यहाँ से कॉटन लेके गई, वहाँ से पेट्रोल लेके आए या डीजल लेके आए या वहाँ से कोई और रिसोर्स लेके आए। तो इंटरनेशनल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जो एक कंट्री दूसरी कंट्री से अपने रिसोर्सेज को शेयर करती है। आगे बात करें तो देखिए, आप इंडिविजुअली वही मैं इमेज के थ्रू आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इंडिविजुअल अगर रिसोर्स है तो एक आदमी का घर दिखाया है, यानी कि इसका खुद का घर है। कम्युनिटी ओन्ड, अगर एक कम्युनिटी है 300-400 लोगों की, तो उनके बच्चे एक पार्क में खेल रहे हैं, सबके बच्चे हैं, वहाँ पे कुछ पेरेंट्स भी बैठे हुए हैं, तो ये कम्युनिटी का रिसोर्स हो गया। अगर बात करूँ नेशनल रिसोर्स की, तो रेलवे आप देख रहे होंगे, ये रेलवे वाला जो पोर्शन है, ये वाला, ये रेल आपको दिखाई दे रही है, इसको नेशनल रिसोर्स में हर आदमी यूज़ करता है। इंडिविजुअल भी है, कम्युनिटी ओन्ड भी है, इसके अलावा कोई भी प्राइवेट है, गवर्नमेंट है, छोटा इंसान है, बड़ा इंसान है, पैसे वाला है, कोई भी, ये सारे इसको यूज़ करेंगे। और इंटरनेशनल यानी कि बॉर्डर लाइन जो शेयर करते हैं, जो लोग लैंड है हमारा, मैंने बताया आपको, मैंने श्रीलंका का एग्जांपल दिया कि साउथ में अगर वाटर के थ्रू हम श्रीलंका से कोई चीज़ ले रहे हैं या फिर अपने यहाँ से कोई चीज़ भेज रहे हैं, तो वह इंटरनेशनल बाउंड्रीज या रिसोर्सेज में काउंट होता है। आगे बात करें, ये इसका लास्ट पॉइंट है, ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट। तो ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट बेसिकली फोर्थ टाइप है। ये कितने टाइप का होता है डेवलपमेंट, ये पढ़ लेते हैं। तो डेवलपमेंट के भी दो टाइप होते हैं, पोटेंशियल रिसोर्सेज और दूसरा होता है डेवलप्ड रिसोर्सेज। पोटेंशियल रिसोर्सेज कौन से होते हैं, दीज आर द रिसोर्सेज फाउंड इन द रीजन हैव नॉट बीन यूटिलाइज्ड, यानी कि ऐसे रिसोर्सेज जिनको यूटिलाइजेशन में नहीं रखा जाता, नहीं उनका यूटिलाइज किया जाता, वो सिर्फ हमारे नेचुरल क्लेमिटी को ही होती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ, सूखा पड़ गया, बाढ़ आ गई, फ्लड आ गया, ड्राफ्ट हो गया, या इसके अलावा कहीं पर सुनामी आ गई, या फिर अर्थक्वेक
तो उस टाइम पर जैसे कि अभी केदारनाथ में बेसिकली काफ़ी टाइम पहले एक रिसोर्स ओन्ड हुआ था, यानी कि वहाँ पर सुनामी या फ्लड आ गई थी। उस केसेस में क्या है, पोटेंशियल रिसोर्सेज से इंडियन गवर्नमेंट लोगों को खाना, पानी, कपड़े, जो भी रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है यहाँ से भिजवाती है, उसको बोलते हैं पोटेंशियल रिसोर्सेज। मोस्टली गुजरात और राजस्थान का एरिया विंड रिसोर्सेज में या सोलर एनर्जी में काफ़ी ज़्यादा बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है पोटेंशियल रिसोर्सेज के मामले में। डेवलप्ड रिसोर्सेज की बात करें तो ये वो रिसोर्सेज होते हैं जो कंटिन्यूसली डेवलप हो रहे हैं। जैसे कि पहले कंप्यूटर था नॉर्मल, उसके बाद सुपर कंप्यूटर आया, फिर मिनी कंप्यूटर आया, मेन फ्रेम कंप्यूटर आया, तो कंप्यूटर में टेक्नोलॉजी में डिवाइडेशन हुआ। ऐसे ही आज के टाइम में जो ट्रेन थी, पहले नॉर्मल ट्रेन थी, आजकल बुलेट ट्रेन चल रही हैं, फिर इसके अलावा मेट्रो आई। तो डेवलप्ड रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज हैं जो डे बाई डे डेवलप हो रहे हैं, उनकी टेक्नोलॉजी में एक्सेसिबिलिटी और फीजिबिलिटी, यानी कि वो बहुत पहले से बेहतर होते जा रहे हैं रिसोर्सेज, उनको बोलेंगे हम डेवलप्ड रिसोर्सेज। थर्ड होता है स्टॉक। स्टॉक का क्या मतलब होता है, स्टॉक का वही स्टॉक और जो पोटेंशियल रिसोर्सेज होते हैं एक दूसरे से रिलेट करते हैं। स्टॉक में कोई भी आपका फूड ग्रेन्स है, यानी कि गेहूँ है, चावल है, दाल है, चना है, या फिर कोई भी आपका फ्रूट्स है, वेजिटेबल है, कुछ टाइम के लिए इसको स्टॉक में रखते हैं। ये गैसेस के टर्म में भी बात हो जाए, हाइड्रोजन ले लूँ या मैं ऑक्सीजन ले लूँ, ये रिसोर्सेज क्या करते हैं, ये रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं किस चीज़ के लिए, बहुत ज़्यादा नेचुरल कैलेमिटी अगर कभी हो जाए तो स्टॉक से भी क्या है, हमारा स्टॉक का मतलब है कि एक सामान गिरे जहाँ पर सामान को हम स्टॉक में रखते हैं, यानी कि रिजर्व करके रखते हैं। रिजर्व भी पढ़ेंगे आगे अभी। तो स्टॉक्स में सामान बचा के ज़रूरत के समय पर यूज़ करना स्टॉक्स कहलाता है। रिजर्व की बात करूँ मैं तो रिजर्व आर द सबसेट ऑफ द स्टॉक, ये इसका सबसेट होता है कि अगर स्टॉक से भी सामान खाली हो गया, मतलब बिल्कुल खाली हो गया, ज़रूरत कितनी थी, अगर उत्तराखंड में आज नेचुरल कैलेमिटी आई, तूफान आ गया, बारिश आ गई, कुछ भी आ गया, तो उस टाइम पे क्या होता है कि स्टॉक से भी अगर सारा काम खत्म हो गया और स्टॉक में भी कोई भी रिसोर्स नहीं बचा, तो फिर रिजर्व में जो रिसोर्सेज होता है, बैक एंड बोलते हैं जिसको, वहाँ से चावल, चीनी, दाना, फूड पैकेट्स, पानी, फल, फ्रूट्स जो भी है, तो वो सारी चीज़ें रिजर्व से ली जाती हैं। तो ये एक बैक एंड होता है स्टॉक का, जिससे कि रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा सेफ और यूज़फुल होते हैं। आगे बात करें, ये हमारा रिसोर्सेज का पोर्शन खत्म हो गया यहाँ पे। अब प्रॉब्लम क्रिएटेड बाय इनडिस्क्रिमिनेटेड यूज़ ऑफ रिसोर्सेज बाय मैन। अब प्रॉब्लम कहाँ आती है, जब इंसान रिसोर्सेज को रिसोर्स समझ के यूज़ नहीं करता, उसको खुद की प्रॉपर्टी समझ के यूज़ करता है, एक्सेसिव यूज़ करता है बहुत ज़्यादा। बात करूँ अगर मैं फॉरेस्ट की, जंगल में अगर वैसे तो लकड़ियाँ काटना बैन है, गवर्नमेंट ने लकड़ी काटना, पेड़ तोड़ना, जंगल से कोई भी लकड़ी ले जाना, इस पर बैन कर रखा है। फिर भी कुछ ट्राइब्स जो जंगल में रहती हैं मोस्टली, वो इस तरीके से पेड़ों को काटती हैं, अगर उनको परमिशन दे दी जाए तो एक दिन में आधा जंगल साफ कर देती हैं, ठीक है। या फिर कहीं से अगर मिट्टी डिग करनी है, डिग का मतलब होता है खुदाई करना, तो मिट्टी अगर डिग हो रही है तो अगर 2 किलो चाहिए, 3 किलो चाहिए, वो एक अलग बात है। और मिट्टी जब खुदने की बारी आती है तो पूरा जंगल का जंगल या पूरा लैंड का लैंड साफ हो जाता है। इससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, ग्लोबल वार्मिंग बेसिकली बढ़ती है, क्योंकि फॉरेस्ट ट्री नहीं होंगे। एक ट्री, मैं आपको एडिशनल नॉलेज में बता रहा हूँ, एक ट्री पूरे एटमॉस्फेयर को एक दिन में इतना ठंडा कर देता है जितना एक एसी 20 घंटे कंटिन्यू चलने पे एक कमरे को ठंडा करता है। तो सोचिए एक ट्री की कितनी इंपॉर्टेंस है। ट्री दिन पर दिन कटते जाएंगे, एटमॉस्फेयर ठंडा होगा नहीं, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती रहेगी, ओजोन लेयर में प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएंगी। ओजोन लेयर क्या होती है, अर्थ सरफेस के बाहर एक लेयर जो अर्थ में हार्मफुल गैसेस को आने से रोकती है यूनिवर्स से, ओजोन लेयर है। तो ओजोन लेयर में एक डिप्लीशन आपने वर्ड देखा होगा, बाहर से कुछ हार्मफुल रेजेस कंटिन्यू अटैक करती हैं ओजोन लेयर पर, तो एक छोटा सा होल हो गया ओजोन लेयर में, जिसको डिप्लीशन ऑफ लेयर बोलते हैं। ये किसकी वजह से, कंटिन्यू पेड़ कटने की वजह से, और इंसान को बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज को यूज़ कर रहा है उसकी वजह से। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक तरीके का डेवलपमेंट है जिसमें इंसान रिसोर्सेज को ऐसे यूज़ करे जिससे रिसोर्सेज आगे आने वाली जनरेशन के लिए बच सकें, इसको बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यानी कि रिसोर्सेज का आज की जनरेशन रिसोर्स को ऐसे यूज़ करे कि रिसोर्सेज इतने बच पाएँ कि आगे आने वाली फ्यूचर जनरेशन भी उनका यूज़ कर सके, उसको बोलते हैं हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेन का मतलब आज के टाइम में जो चीज़ हमको ज़रूरत है वो हम ले लें, डेवलपमेंट का मतलब आगे आने वाली जो कम्युनिटी है या जो हमारी जनरेशन है उसका भी हम ध्यान रखें। तो आप देख सकते हैं लो कार्बन ग्रोथ प्लस रिसोर्स एफिशिएंसी इज इक्वल टू सोशल इनक्लूसिव स्टेट, यानी कि
आज के टाइम में जो भी एटमॉस्फेयर में ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है या फिर ओजोन लेयर में प्रॉब्लम आ रही है या फिर दिन पे दिन गर्मी बढ़ रही है, पेड़ कट रहे हैं, सिर्फ प्लांटेशन ही एक ऐसा मेथड है। अगर हम दिन पर दिन ट्री लगाते हैं तो ट्री और ओजोन लेयर ये दोनों आपस में मिलके एक लाइफ सस्टेन करते हैं, यानी कि एक जीवन को बचाते हैं और लोगों को क्या कराते हैं, एटमॉस्फेयर में रहने का एक तरीके से सर्कुलेट प्रोवाइड करते हैं। अब रिसोर्स प्लानिंग क्या होता है? रिसोर्स प्लानिंग एक इस तरीके की प्लानिंग होती है जिसमें प्लान करा जाता है, जैसे हम लोग अपनी सैलरी या आपके पेरेंट्स आप अपनी सैलरी को ऐसे एडजस्ट करते होंगे, जैसे कि आज इस महीने में इतना पैसा खर्च करना है जिससे कि नेक्स्ट मंथ का हमारे यहाँ जो है घर में राशन है या फिर बच्चों की फंडिंग है, मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं, हेल्थ इंश्योरेंस है, इन सब का सेटअप बनाते होंगे। वैसे ही रिसोर्स प्लानिंग में क्या होता है, हमें रिसोर्स को इस तरीके से प्लान करना चाहिए जिससे क्या हो सके, आगे आने वाला हमारा जो टाइम पीरियड है, आज से 15 साल वाला, 10 साल वाला या 5 साल वाला, ये प्लानिंग रिसोर्सेज की कमी ना पड़े और प्लानिंग के थ्रू रिसोर्सेज को इक्वली डिवाइड कर दिया जाए। अगर मैं आगे बात करता हूँ तो इम्पोर्टेंस ऑफ रिसोर्स प्लानिंग क्या है, मैंने आपको बताया। इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज हैं, चाहे वो बात करूँ मैं प्लांट के टर्म्स में, आप लोग मैंग्रोव फॉरेस्ट की बात कर लें, माउंटेन फॉरेस्ट की बात कर लें, इसके अलावा आप जो है वो बात कर लें ह्यूमन रिसोर्सेज की। आजकल इंडिया में सब कुछ है, नेचुरल वेजिटेशन है, वाइल्ड लाइफ है, टेक्नोलॉजी है, सोलर सिस्टम है, सोलर पैनल है, वाटर है, कैनाल्स हैं, ये सारी चीज़ें जब इंडिया के अंदर हैं, इंडिया के रिच रिसोर्सेज में काउंट होता है। लेकिन इसके अलावा कुछ एरियाज ऐसे हैं जैसे राजस्थान, पानी की कमी है, बिहार पानी की कमी है। ऐसा नहीं है कि लोगों को पीने के लिए पानी नहीं मिलता, एग्जैक्टली वाटर है, लेकिन इतना नहीं है कि उनकी ज़रूरतों को पूरा कर सके। एग्रीकल्चर लैंड वहाँ पर रह जाती है क्योंकि उनको पानी नहीं मिल पाता। तो ये सारी चीज़ें क्या है, रिसोर्स प्लानिंग के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, इसको हम आगे एट अ टाइम आगे एक्सपेंड कर सकते हैं जिससे रिसोर्सेज हमारी इंडिया में डे बाई डे रिच रहें, हम यूज़ कर सकें और एक बेटर प्रोग्राम बना सकें। आगे अगर बात करता हूँ रिसोर्स कंजर्वेशन, रिसोर्स कंजर्वेशन क्या होते हैं, planned use of resources in order to meet the present needs and to store a part of future generation is called resource conservation। बार बार मैं आपको एक ही चीज़ रिपीट कर रहा हूँ कि रिसोर्सेज को इस तरीके से प्लान किया जाए कि जो हम यूज़ कर रहे हैं आज के टाइम में वो तो ठीक है, लेकिन रिसोर्सेज को हम इतना बचा पाएँ कि हमारी आगे आने वाली जनरेशन भी उनका यूज़ कर पाए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक फैक्टर है। अब रिसोर्सेज बेसिकली दो टाइप के थे, मैंने आपको पहले ही बताया था, रिन्यूएबल रिसोर्सेज और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आगे बात करेंगे। अब एक बहुत महान इंसान जिनको फादर ऑफ नेशन के नाम से जाना जाता है, सो कॉल्ड महात्मा गांधी जी, उन्होंने एक बार बोला था, देयर इज इनफ फॉर एवरीबडीज नीड बट नॉट फॉर एनीबडीज ग्रीड। महात्मा गांधी जी ने कहा था कि इंडिया एक ऐसी जगह है जहाँ पे लोगों की ज़रूरत के लिए तो बहुत है, लेकिन किसी के लालच के लिए बिल्कुल भी कुछ नहीं है। यानी कि अगर मेरे पास एक ग्लास ऑफ वाटर है, फॉर एग्जांपल मैं बात करूँ इस बोतल की, तो मेरे पास इस बोतल में पानी है, ये तो मैं पी सकता हूँ, ये इतना मेरा नीड है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि नहीं, ये बोतल और आने वाली 10 बोतल या 5 बोतल इतना पानी मुझे मिल जाए तो ये तो मेरे लिए वेस्टेज है ना। तो इस तरीके से ही हम आजकल रिसोर्सेज का यूज़ कर रहे हैं। आगे अगर बात करें लैंड डिग्रेडेशन, दैट इज DEGRADATION। लैंड डिग्रेडेशन क्या होता है? लैंड डिग्रेडेशन एक ऐसा कंसेप्ट है, ज़मीन को दिन पे दिन साफ किया जा रहा है। साफ करने का मतलब है कि पेड़ जितने लगे होते थे वो पेड़ सारे काटे जा रहे हैं, कॉलोनीज बनाई जा रही हैं। जब कॉलोनीज बन रही हैं तो क्या हो रहा है, पेड़ों की सफाई हो रही है, तो एटमॉस्फेयर जो ठंडा रहता था पेड़ों की वजह से वो दिन पे दिन गर्म हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, ओजोन लेयर पे इफेक्ट आ रहा है, ओजोन लेयर पे हार्मफुल गैसेस अटैक कर रही हैं जिससे कि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर डे बाई डे बढ़ रहा है। तो ओवर इरीगेशन, यानी कि जब हम इसमें एक कंसेप्ट और आ जाता है ओवर इरीगेशन का, कि खेतों को मोस्टली हम लोग क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा फिल कर देते हैं। अगर कुछ एरियाज खेतों के ऐसे होते हैं जिनके साइड से कोई लैंड निकली है या रिवर निकली है, तो रिवर या कैनाल निकला है तो वो उसको काट के अपने खेतों की तरफ मोड़ देते हैं जिससे कि जो लैंड है वो ओवर इरीगेशन हो जाता है उससे। तो ये लैंड डिग्रेडेशन का पार्ट है, ऐसा लोगों को रिसोर्सेज में नहीं करना चाहिए। अब लैंड कंजर्वेशन कैसे हो सकता है, तो सॉइल एरोजन इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। लैंड कंजर्वेशन के लिए सबसे पहले पेड़ लगाना बहुत ज़रूरी है। पेड़ लगाते हैं तो जो सॉइल की रूट्स होती हैं ना वो बाइंड हो जाती हैं। बाइंड का मतलब है कि ऐसे करके जब सॉइल बाइंड हो जाती है तो रूट्स, मिट्टी कटती नहीं है ज़्यादा, ठीक है। माइनिंग एक्टिविटीज़ को हम रोक सकते हैं, दिन पे दिन खुदाई चल रही है, हम लोग बेसमेंट में अपना घर बनवाते हैं, ये हमको रोकना चाहिए।
अर्बन वेस्टेज रोकना चाहिए, जैसे कि लोग क्या करते हैं कुछ भी खा के रोड पे फेंक देते हैं जिससे कि डिफॉर्मिटी रहती है रोडों पे, ये भी लैंड को क्या है फर्टिलिटी पावर को कम करते हैं। आगे बात करूँ सॉइल एज अ रिसोर्स, तो बिल्कुल सॉइल हमारे यहाँ एज अ रिसोर्स काम करता है। मिट्टी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है इंडिया का। सॉइल क्या होती है सबसे पहले ये जानते हैं, जो हम रहते हैं जिस जगह उसका अपर मोस्ट लेयर, जो सबसे पहली परत होती है लेयर की, अर्थ की फर्स्ट लेयर, उसको बोलते हैं सॉइल, मिट्टी। अब मिट्टी आपने कई जगह कई टाइप की देखी होगी, कई जगह आपने रेड सॉइल देखी होगी, कहीं आपने देखी होगी ब्लैक सॉइल, कहीं पे आपने एलुवियल सॉइल देखी होगी, कहीं पे आपने क्ले सॉइल देखी होगी। तो सॉइल बेसिकली डेटा आप नोटेड डाउन करते जाइएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट डेटा है। अगर मैं इसको एक एक करके रीड करूँगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो सॉइल इज फॉर्म्ड मेनली ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वीदरिंग। अब वीदरिंग का क्या मतलब होता है, एक पहाड़ ये बड़ा वाला और एक पहाड़ ये दोनों पहाड़ मिलके आपस में क्या है, सालों से ये पहाड़ बने होंगे कहीं जाके, तो जो फैले होंगे ये पहाड़, फैलने के साथ क्या होगा, इनका एरिया आपस में मिलता गया होगा। अब एक रॉक से ये घिस रहा है, एक चट्टान ये घिस रही है, ऐसे घिस घिस के क्या है, बहुत छोटा महीन, जिसको क्या बोलते हैं पाउडर टाइप का, जो आपने टेल्कम पाउडर देखा है जो हम गर्मी में यूज करते हैं, वैसा टेल्कम पाउडर टाइप का क्या बना होगा, टेल्कम पाउडर टाइप का लेयर बन गई होगी अर्थ सरफेस पर, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं सॉइल। तो ये सॉइल का अपर मोस्ट लेयर था। आगे बात करें फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस सॉइल फॉर्मेशन प्रोसेस, ये क्या होता है, आगे पढ़ते हैं। अब सॉइल को कौन कौन सी चीज़ें इफेक्ट करती हैं। पहला क्लाइमेट, क्लाइमेट जितना गर्म होगा सॉइल की फर्टिलिटी पावर उतनी कम होगी। क्यों होगी, हवा इधर से आई, सॉइल की फर्स्ट लेयर से टकराई और बाहर निकल गई, सॉइल को उड़ा ले गई अपने साथ। बारिश हुई, यानी कि बारिश क्या करती है, मौसम को ठंडा करती है, तो बारिश उसी सॉइल को उस जगह क्या कर देगी, डिकम्पोज कर देगी, यानी कि दबा देगी, और सॉइल की फर्टिलिटी पावर इंक्रीज होगी। ऐसे टोपोग्राफी, टोपोग्राफी क्या होता है, लैंड को हम क्या कर देते हैं, छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं, जिससे क्या होता है फर्टिलिटी पावर लैंड की सही रहती है, इसको बोलते हैं टोपोग्राफी। नेचर ऑफ पेरेंट रॉक, अब सॉइल किस टाइप की है, रेड सॉइल है, एलुवियल सॉइल है, वो उसके नेचर पे डिपेंड करता है कि वो कितना ज़्यादा फर्टाइल है या कितना नहीं। वेजिटेशन, लोग किस तरीके से सॉइल का यूज़ कर रहे हैं उसको, जैसे कि अगर कहीं पर रेड सॉइल है वहाँ पे अगर आप चावल कर रहे हो अच्छी बात है, ब्लैक सॉइल है लेकिन अगर वहाँ चावल कर रहे हो तो आपको प्रॉब्लम आएगी। तो सॉइल की फर्टिलिटी के हिसाब से क्रॉप वहाँ पे करनी चाहिए, इसको वेजिटेशन का पार्ट बोलते हैं। अब सॉइल के 6 टाइप्स होते हैं, एलुवियल सॉइल, रेड सॉइल, ब्लैक सॉइल, लिटरल सॉइल, डेजर्ट सॉइल और माउंटेन सॉइल। तो मैंने आपको पहले ही बताया था सॉइल के डिफरेंट टाइप्स हैं। आगे पढ़ते हैं ये क्या है। एक इमेज आपको दिख रही है एलुवियल सॉइल की, इसको नॉर्मली हम पीली मिट्टी में भी काउंट करते हैं, क्ले सॉइल बोलते हैं, काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल होती है। इमेज आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इसकी इमेज है। देखिए एलुवियल सॉइल क्या होती है, जितनी सॉइलें बनी हैं पूरी दुनिया के अंदर उसमें सबसे ज़्यादा फर्टिलिटी वाली सॉइल होती है एलुवियल सॉइल, मोस्ट फर्टाइल सॉइल, और सबसे ज़्यादा फैली हुई है इंडिया के अंदर। इंडिया की फर्टिलिटी पावर किस लिए अच्छी है, बिकॉज ऑफ एलुवियल सॉइल। अब इसमें क्या होता है, एलुवियल सॉइल में ये मोस्टली रिवर्स में मिलती है, लेक्स के किनारे मिलती है, इसके अलावा छोटे छोटे जो पॉन्ड्स होते हैं तालाब, उनके किनारे भी मिलती है। ठीक है, एलुवियल सॉइल में मोस्टली हम किसी भी तरीके की फसल कर सकते हैं, हम चावल कर सकते हैं, हम गेहूं कर सकते हैं जो वीट होता है, या फिर हम शुगर केन, गन्ना आप सब ने खाया होगा देखा भी होगा, हम गन्ने की खेती कर सकते हैं। ये एलुवियल सॉइल का पोर्शन था। अब एक वर्ड आता है खादर और भांगर, ये क्या होता है, एलुवियल सॉइल के भी 2 टाइप्स होते हैं। जितने भी इंडिया में कोस्टल एरियाज है, नदर्न प्लेन्स में, कोस्टल का मतलब हो गया बारिश वाला एरिया, वहाँ पे बांगर सॉइल पाई जाती है। ये क्या होती है, इस सॉइल में ना नमी ज़्यादा होती है, मॉइस्चर ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर राइस हो गया, चावल को क्या चाहिए, पानी चाहिए होता है, तो चावल को पानी चाहिए होता है, तो वहाँ पे कौन सी सॉइल यूज़ होगी, बांगर सॉइल, क्योंकि इसमें मॉइस्चर होता है। वैसे ही एक सो कॉल्ड पीनट को मूंगफली कहते हैं, मूंगफली को भी नॉर्मली वाटर चाहिए होता है। सिंगाड़े को क्या है, उसको भी वाटर चाहिए होता है। तो ये सारे बांगर के पार्ट हैं। खादर क्या होता है, खादर ईस्टर्न मोस्ट पार्ट में पाया जाता है, यहाँ पे इस वाली मिट्टी में मॉइस्चर नहीं होता, और होता है तो बहुत ना के बराबर होता है। तो ऐसा मॉइस्चर बेसिकली क्या कहलाता है, इसको खादर सॉइल बोलते हैं। यहाँ पे हम कोई भी क्रॉप कर सकते हैं, कोई भी क्रॉप का मतलब जिसको मॉइस्चर नहीं चाहिए होगा वो वाली क्रॉप हम इजीली कर सकते हैं। आगे ब्लैक सॉइल, आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, बिल्कुल एक सॉइल है जिसका कलर ब्लैक होता है, इसको हम ब्लैक सॉइल बोलते हैं। ब्लैक सॉइल को रेगोर के नाम से भी जानते हैं, REGOR, इसको रेगोर सॉइल भी बोलते हैं। रेगोर मीन्स कॉटन, सबसे ज़्यादा ब्लैक सॉइल में कॉटन की खेती होती है।
इसके अलावा इसको बहुत ज़्यादा पानी की रिक्वायरमेंट होती है, हाई वाटर चाहिए, हाई वाटर कैपेसिटी वाली लैंड है ये। जितना ज़्यादा आप पानी डालेंगे इस लैंड में उतनी ज़्यादा कॉटन होगी। यहाँ पे आयरन कर सकते हैं, लाइम कर सकते हैं, कैल्शियम, पोटेशियम, ये काफ़ी ज़्यादा इस सॉइल में पाया जाता है। कलर जो उसका होता है बिल्कुल ब्लैक होगा या लाइट ब्लैक होगा, बट ब्लैक इसमें कॉमन होता है, ठीक है। ये मोस्टली इंडिया में, महाराष्ट्र में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में मिलती है। रेड सॉइल आप लोग देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, जिसका कलर थोड़ा सा रेडिश होता है। रेडिश का मतलब आप लोगों ने गाजर देखी होगी, जो कैरेट होता है, कैरेट का कलर हमेशा रेडिश होता है। तो रेडिश वाला जो पोर्शन है ये हमारा रेड सॉइल का पार्ट है। अब ये क्या होता है, जो रेड हमारा रेड सॉइल होता है, ये रेड सॉइल बेसिकली लो रेनफॉल एरियाज में देखी जाती है, यानी कि वो एरियाज इंडिया के अंदर जिसमें बारिश जो है वो कम होती है या ना के बराबर होती है। इस लैंड में इस सॉइल में बेसिकली क्या है, वो कैल्शियम की थोड़ी बहुत कमी पाई जाती है, कैल्शियम कार्बोनेट की कमी पाई जाती है, फॉस्फेट, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन, ये सारे कम होते हैं। क्यों कम होते हैं? बिकॉज ऑफ वाटर, यानी कि पानी जब किसी चीज़ को नहीं मिलता तो वो अंदर से ग्रो या न्यूट्रिएंट नहीं होता। आगे कलर इसका रेड होता है क्योंकि ये आयरन और मेटामॉर्फिक रॉक्स के कॉम्बिनेशन से बनती है। इसका टेक्सचर क्या होता है? टेक्सचर का मतलब होता है इसका नेचर। तो ये क्ले और लुइनी सॉइल होती है, यानी कि चिपचिपी मिट्टी जिसको बोलते हैं, जो चिपक जाती है जल्दी, उसको बोलते हैं टेक्सचर सॉइल या रेड सॉइल है। या इस ज़मीन में हम गेहूं कर सकते हैं, कॉटन कर सकते हैं, टबैको जो तम्बाकू बोलते हैं हिंदी में, वो रेड सॉइल पे होता है। ऑयल सीड्स जो होती हैं हमारी, वो भी रेड सॉइल पे होती हैं। मोस्टली इंडिया में ये तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में, कर्नाटका में पाई जाती है। लिटरल सॉइल आप इमेज देख पा रहे होंगे। लिटरल सॉइल वो सॉइल होती है जिसमें फाइन सैंड पाई जाती है। फाइन सैंड का मतलब हो गया जिसमें कंकड़ हो गए, छोटे छोटे पत्थर हो गए, जो इमेजेस में आपको दिख रहे होंगे, ये आपको कुछ पोर्शन पाया जाता है, इसको हम लेटरल सॉइल बोलते हैं। लेटरल सॉइल बेसिकली लैटिन वर्ड से लिया गया लेटर। लेटर का मतलब होता है ब्रिक, ब्रिक का मतलब होता है ईंट। आप सबने ईंट देखी होगी, अगर ईंट को मैं बीच में से तोड़ दूं तो कुछ छोटे छोटे पोर्शन में क्या है, फाइन पोर्स बन जाएंगे। फाइन पोर्स का मतलब हो गया छोटे छोटे कंकड़ या पत्थर, सो कॉल्ड जो हम कहें। उसके आगे ये थोड़ा सा वेट होता है। वेट का मतलब ये वाली सॉइल जो है वो गीली होती है, इसमें मॉइस्चर ज़्यादा होता है। ये मोस्टली इंडिया में उन एरियाज़ में पाई जाती है जहाँ पे बारिश ज़्यादा होती है, और आप समझ ही गए होंगे कि जिस एरिया में बारिश ज़्यादा होती है इसलिए इसका रेनफॉल ज़्यादा होता है, और ये वेट सॉइल होती है। कलर में बेसिकली क्या है, ये रेड कलर की होती है जिसमें पोटाश, पोटेशियम, नाइट्रोजन और आपको लाइम मिलता है। खेती अगर इसमें बात करें तो चावल की खेती हो सकती है, शुगर कैन की हो सकती है, कैशियो नट्स को बोलते हैं काजू, काजू की खेती भी इसी में होती है, बादाम भी मोस्टली इसी में होते हैं। और इंडिया में केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आसाम में पाई जाती है। एरिड सॉइल, एरिड सॉइल वो सॉइल होती है थोड़ी सी रेडिश होती है, लेकिन बीच में इसमें स्पॉट्स आ जाते हैं, बीच में ड्रेन्स आ जाते हैं, ये आप लोग इमेजेस में देख रहे होंगे। अब एरिड सॉइल क्या होता है? एरिड सॉइल एक तरीके की सॉइल होती है जो जिसमें मॉइस्चर और वेट, यानी कि पानी की कमी थोड़ी होती है और ना के बराबर होती है। यानी कि इस तरीके से अगर हम इसको बोलेंगे कि ये लैंड बिल्कुल मॉडरेट होती है। किस चीज़ के लिए मॉडरेट होती है? पल्सेस करने के लिए, दालें करने के लिए। इसमें मॉइस्चर की थोड़ी बहुत कमी पाई जाती है, जो कि दालों के लिए बहुत ज़रूरी है। ये मोस्टली बालू वाले एरियाज़ में पाई जाएगी। सैंडी सॉइल भी हम इसको बोलते हैं। कलर इसका रेड टू ब्राउन जाता है, पहले थोड़ी सी लाल होगी, फिर थोड़ा सा रेडिश कलर हो जाएगा, और लास्ट में फाइनली जब बहुत पुरानी हो जाती है लैंड तो ब्राउन में कन्वर्ट हो जाती है। और ऐसी मोस्टली लैंड इंडिया में कहाँ पाई जाती है आप सबको पता है, ये आपको राजस्थान के अंदर मिलती है या पाई जाती है। अब फॉरेस्ट सॉइल की बात करते हैं। फॉरेस्ट सॉइल क्या है? तो फॉरेस्ट सॉइल वो सॉइल होती है जो जंगल में पाई जाती है। जंगल में आप लोगों ने प्लांट्स देखे होंगे जो लास्ट में बड़े बड़े ट्री बन जाते हैं। डिफरेंट टाइप का आपने नेचुरल वेजिटेशन देखा होगा, बम्बू है, टील है, साल है, रोजवुड है, सैंडलवुड है, ये यूकेलिप्टस है, ये आपको कुछ टाइप के ट्रीज मिलते हैं। अब फॉरेस्ट सॉइल क्या होती है? फॉरेस्ट सॉइल आर फॉर्म्ड इन द फॉरेस्ट एरियाज वेयर सफिशिएंट रेनफॉल इज अवेलेबल। फॉरेस्ट सॉइल में क्या होता है? फॉरेस्ट सॉइल में बेसिकली हमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में वाटर मिलता है। जब पानी बहुत ज़्यादा हो जाता है तो पानी की वजह से इसकी फर्टिलिटी पावर ज़्यादा होती है, और जहाँ पे फर्टिलिटी पावर ज़्यादा होगी वहीं पे कोई भी प्लांट स्टे करेगा और आगे बड़े होकर ट्री बनेगा। सेकेंडली मैं बात करूँ, दे आर लूमी एंड सिल्टी ऑफ वैली साइड्स एंड कोर्स ग्रेन्ड इन द अपर स्लोप्स।
ऊपर से ये जो सॉइल होती है ना, इसका टेक्सचर काफ़ी ज़्यादा मजबूत होता है, यानी कि सॉलिड होता है। आप लोग कभी जाइएगा पेड़ के पास, थोड़ी सी मिट्टी खोदने की कोशिश करिएगा, आपकी मिट्टी जो है वो बहुत ज़्यादा टाइट खोदेगी। टाइट का मतलब है आपको फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ेगा, क्योंकि वो जो एरिया है वो एक सॉलिड पोर्शन होता है। इट इज़ बिकॉज ऑफ द वाटर, पानी की वजह से। नेक्स्ट बात करें, ये वाली जो लैंड है आपको हिमालय में मोस्टली पाई जाएगी, या जो हिली एरियाज़ हैं, मैं आपका जम्मू कश्मीर की बात करूँ, आपका उत्तराखंड की बात कर लूँ, या मैं बात करूँ आपका जो शिमला वगैरह जगह है, यहाँ पे आपकी ये जो लैंड है ये सॉइल फॉरेस्ट सॉइल पाई जाती है। और सबसे बड़ी बात है कि ये सॉइल फर्टिलिटी पावर में काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है। आगे सॉइल इरोजन, हमारा अभी लैंड वाला पोर्शन जो था वो ख़त्म हो गया, सॉइल वाला। अब सॉइल इरोजन का क्या मतलब होता है, आप इमेज देख रहे होंगे। सॉइल इरोजन की हिंदी होती है मिट्टी का कटाव, यानी कि मिट्टी का कटना। मोस्ट ऑफ द जगह आपने देखा होगा बारिश हुई, बारिश के साथ पानी की फॉर्म में मिट्टी आगे निकल गई, और जो जगह एक प्लेन सरफेस था उसमें गड्ढे हो गए बीच में, जो आप देख पा रहे होंगे। तो बारिश के इस फॉर्म में पानी और मिट्टी के कॉम्बिनेशन से मिट्टी का बाहर निकल जाना, इसको बोलते हैं सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन वही में जो मैं आपको बता रहा हूँ, रिमूवल ऑफ टॉप सॉइल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर और विंड इज नोन एज सॉइल इरोजन। ये बेसिकली सॉइल इरोजन की वजह से क्या होता है, लैंड सरफेस पे फॉरेस्ट में डिफॉरेस्टेशन हो जाता है, ओवर ग्रेजिंग हो जाती है। और लास्ट टाइप ऑफ रिस्पॉन्सिबल होता है, यानी कि मिट्टी अगर कट जाएगी तो सॉइल की फर्टिलिटी पावर कम हो जाएगी। कैसे हो जाएगी, क्योंकि लैंड में सॉइल ही नहीं है, तो फर्टिलिटी पावर का क्या मतलब है। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो सॉइल इरोजन बेसिकली दो टाइप का होता है, पहला होता है गली इरोजन और सेकंड होता है शीट इरोजन। बात करते हैं गली इरोजन की। तो गली इरोजन क्या होता है, अभी मैं आपको एक मैप के थ्रू या इमेज के थ्रू शो करूंगा। गली इरोजन क्या होता है, एक सपोज ये लैंड सरफेस है, ये इक्वल लैंड है, ये लैंड। अब इस लैंड में बारिश हुई, बारिश क्या करेगी, मिट्टी के साथ बारिश मिट्टी को अपने साथ कहाँ बाहर ले जाएगी, और ऐसे करके बीच में गली बन जाएगी, ये गैप बन जाएगा, ये वाला जो गैप आपको दिख रहा है। तो ये गैप क्या करेगा, इसको हम गली इरोजन बोलते हैं। द रेन वाटर when moves down on an uneven land slopes away from the land surface deeply channel is called gullies। जो भी प्लेन्स लैंड के बीच में गली बना दे, वाटर पानी चल चल के अपना रास्ता बना ले, इस चीज़ को हम बोलते हैं गली इरोजन। ठीक है, आगे अगर मैं आपको दिखाऊं, देखिए प्लेन सरफेस है बिल्कुल, लेकिन बहुत ज़्यादा बारिश हुई होगी इस जगह, तो बारिश ने क्या किया है, मिट्टी को सॉइल इरोजन की फॉर्म में बाहर निकाल दिया है। तो बीच में जो गैप बन गया है इसको बोलते हैं हम गलीज, यानी कि गली इरोजन। बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि बेटा कभी बारिश हो रही है तो इस जगह ईंटें लगा दो या मिट्टी डाल दो, क्योंकि ये पानी मिट्टी को काट ले जाएगा। उस काटने को बोलते हैं सॉइल इरोजन, और काटने के बाद का जो स्ट्रक्चर है वो है गली इरोजन। अब आगे बात करते हैं शीट इरोजन की। शीट इरोजन गली इरोजन का ये एक पार्ट है, लेकिन ज़्यादा डीपली नहीं जाता। ये डीपली का मतलब है कि इतना गहरा पोर्शन नहीं हो सकता। एक टॉप लेयर पे क्या होता है, थोड़ी थोड़ी जो लैंड सरफेस है जिसमें गलियां टाइप्स बन जाते हैं, दैट इज नोन एज शीट इरोजन। ये डेटा आप नोट डाउन कर सकते हैं। अब सॉइल कंजर्वेशन की बात करें, मिट्टी को बचा कैसे सकते हैं, तो कुछ 2 से 3 एग्जांपल्स होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बात करूं मैं कंटूर प्लगिंग की, तो कंटूर प्लगिंग क्या होता है, प्लगिंग अलोंग द कंटूर लाइंस कैन डिसेलरेट द फ्लो ऑफ वाटर डाउन द स्लोप्स। कंटूर आप देख रहे होंगे एक स्लोपी एरिया, जिग एंड जैग, ये जिग जैग रास्ता होता है इस तरीके से। तो जिग जैग मोशन में हम जो प्लांटेशन करते हैं उसको कंटूर प्लगिंग बोलते हैं, और ये सॉइल की फर्टिलिटी पावर बढ़ाता है और मिट्टी को कटने भी नहीं देता। टेरिस फार्मिंग सबने सुनी होगी, ये आप इमेजेस में चेक कर पा रहे होंगे। टेरिस का मतलब हो गया छत, ऐसा नहीं है किसी के छत पे फॉर्म हो रहा है, मतलब है मेरा कि अपनी लैंड पे इस तरीके से फॉर्म किया जाता है कि पहले टॉप फ्लोर, फिर उसके नीचे बॉटम फ्लोर, फिर थर्ड फ्लोर, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, आप लोग इमेजेस में देख रहे हैं। इससे क्या होता है कि जो मिट्टी होती है वो बिल्कुल भी नहीं कटती है और सॉइल की फर्टिलिटी पावर भी बढ़ती है। स्ट्रिप क्रॉपिंग, बीच में बेसिकली क्या है, डिफरेंट टाइप की फसल होती हैं। जैसे कि एक जगह चावल कर दिया है, फिर दूसरी जगह उन्होंने क्या करा है, गेहूँ के साथ फिर चावल, फिर गेहूँ, जिससे क्या है कि सॉइल एक जगह बाइंड हो गई। ठीक है, और सॉइल अपनी जगह से नहीं हट रही, इसका मतलब है कि सॉइल इरोजन नहीं होगा। शेल्टर बेल्ट क्या होता है, आपने खेतों के बाहर तार बंधे हुए देखे होंगे जिसको शेल्टर बेल्ट बोलते हैं, जिससे कि बहुत सारे जो जंगली जानवर होते हैं, जैसे कि आपका ऑक्सेस है, गाय है, या और कोई भी जानवर, वो खेतों में ना एंट्री ले पाए और फसल को बर्बाद ना करे, इसको बोलते हैं शेल्टर बेल्ट। फसल बर्बाद होगी मीन्स लैंड बर्बाद हो रही है और सॉइल पे काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट आ रहा है। ठीक है, तो दिस वॉज द लास्ट इन द चैप्टर। अब
मैं चाहूँगा कि ये चैप्टर ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। तो this was from the resources and development. Still you have any doubt regarding this chapter, you can comment me in the comment section. Thank you very much guys, take care.